गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे जिसका केवल 2 ही चैप्टर इस बार हमारे सिलेबस में है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसके अंदर इशू ऑफ शेयर्स आएगा, और सेकेंड चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर यानी अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी पार्ट किया था। जो वो थ्योरी पार्ट है वही थ्योरी पार्ट सेम एज इट इज़ हमारी क्लास 12th में भी है, क्योंकि अभी पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। 1 मार्क क्वेश्चंस आने हैं 50%, तो हमें थ्योरी के एक एक पॉइंट को भी क्लियर करते हुए चलना है, ताकि कहीं से भी 1 मार्क क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। और सेकेंड थिंग, यही थ्योरी आपके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहला 1 मार्क क्वेश्चन आता है डिफाइन कंपनी या मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी क्या चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में इसकी जो डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वो सिर्फ एक ही लाइन एक्सप्लेन करती है मीनिंग को। कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी का अर्थ है एक कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जिसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंदर, दिस एक्ट कौन सा है, ये कंपनीज एक्ट 2013, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो इस एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या इससे पहले जो लॉ था, इससे पहले कौन सा कानून था, 1956 पढ़ते थे, कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले कोई और था। तो जितने भी एक्ट रिवाइज होते गए या पहले वाले एक्ट में जब भी किसी कंपनी को खोला जाता है तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट के अंदर जो करंटली चल रहा होता है उसमें रजिस्टर्ड कराना होता है, तो वो एक कंपनी बनती है। अब रजिस्टर्ड कराने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब 1 मार्क के आता है डिफाइन अकाउंटिंग, तो आपकी ये डिफाइन में ही आ जाएगा। लेकिन इस डेफिनेशन को प्रोफेसर हैने ने थोड़ा और एलोबरेट किया है। उनकी डेफिनेशन क्या कहती है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसका निर्माण, ये काल्पनिक व्यक्ति क्रिएट कैसे की गई, बाय लॉ, कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हैविंग सेपरेट एंटिटी, हैविंग सेपरेट एंटिटी का मतलब इसका एक अलग अस्तित्व है। ठीक है, इसका एक अलग अस्तित्व है। कैसे अलग अस्तित्व है, अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, और इसके अंदर क्या विशेषता है, शाश्वत अस्तित्व, कॉन्टिन्यूसली चलती है, कभी नहीं मरती है, कभी नहीं खत्म होती है, क्योंकि इसका निर्माण नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ। इस एक ह्यूमन बीइंग है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका निर्माण कानून के अंदर, लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन से हुआ है। तो जब कानून पैदा इसके अंदर हो रही है, तो जब इसको बंद करना है, वाइंड अप करना है, तो भी कानून के द्वारा ही होगा। तो जब तक कानून बंद नहीं करेगा, ये इट इज अ परपेचुअल सक्सेशन, लगातार चलती है। एंड अ कॉमन सील, और इसकी एक स्टैम्प होती है, क्योंकि जब ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ना तो बोल सकती है ना लिख सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होती है। कंपनी के नाम से एसेट्स खरीदी जाती हैं, कंपनी के नाम से बिजनेस किया जाता है, तो उसको रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाने के लिए उसके बिहाफ पर जो लोग काम करते हैं उसमें वो कंपनी की मोहर का, कॉमन सील का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके स्कूल है, आपके स्कूल में आपके किसी डॉक्यूमेंट पे प्रिंसिपल के साइन होते हैं, तो सिर्फ साइन ही नहीं चाहिए, आपको स्कूल की स्टैम्प भी चाहिए। प्रिंसिपल्स आते जाते हैं, बदल जाते हैं, टीचर्स बदल जाते हैं, साइन बदल जाते हैं, लेकिन स्कूल के नाम की स्टैम्प तो वही रहती है जो कि ऑथेंटिक है, जिसके बिना आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, तो हैने ने कंपनी को इस तरह से डिफाइन किया है। अब
अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन लिखने को आ सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि एक कंपनी का निर्माण किया गया। अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं एक अकेली इंसान हूँ, मैंने सोचा बिजनेस शुरू करो, मैंने पैसा लगाया और बिजनेस शुरू कर दिया, मुझे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही पार्टनरशिप के लिए 2-4 जितने पार्टनर्स हैं आपस में एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं और अपना बिजनेस खोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ कंपलसरी तो होता नहीं है उनके लिए, ठीक है। लेकिन एक कंपनी को खोलने के लिए, एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाने के लिए, कंपनी को निर्माण के लिए 3 स्टेजेस होती हैं जो हमने 11th में पढ़ी थी। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन, और तीसरी है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, पैसा इकट्ठा करना और बिजनेस शुरू करना, ठीक है। अब आता है कि ये कंपनी, ये बिजनेस किसी एक का नहीं होता है। कंपनी का जब निर्माण हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी खुल गई। कंपनी खुलने के बाद कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए तो उस पैसे को कौन लगाएगा इसके अंदर पैसा। तो कंपनी पहले ये डिसाइड करती है कि बिजनेस का साइज कैसा है, कितना है, उसे कितना पैसा चाहिए। सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि कंपनी को 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब ये 50 लाख रुपए पब्लिक से लेना है तो पब्लिक से कैसे ले 50 लाख रुपए। तो क्या किया जाता है, इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। जैसे एक रोटी है बेटा, एक रोटी है, आप 4 लोग खाने वाले हो तो हम बोलते हैं कि चलो बेटा इसके 4 शेयर कर लो। ऐसे हमने बराबर 4 शेयर कर लिए, चारों को इक्वल दे दिया। तो ये जो एक टुकड़ा है उसे हम हिस्सा कहते हैं, शेयर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही 50 लाख टोटल जो कैपिटल हमें रुपीस चाहिए, हमने इसके टुकड़े बनाए कंपनी के अंदर। ये ऑन पेपर सब काम चल रहा है, टुकड़े यानी शेयर। अब 50 लाख जो है वो शेयर कैपिटल है, यानी इतनी कैपिटल बिजनेस के लिए चाहिए। हमने एक टुकड़ा, एक शेयर 100 रुपए का बनाया, पार वैल्यू। ये सारी चीजें कंपनी लॉ में गिवन है। जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें सारी फॉर्मेलिटीज दी होती हैं कि एक शेयर की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है, एक शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपए है। अगर शेयर 100 रुपए का है तो 50 लाख रुपीस को अगर मैं 100 से डिवाइड करती हूँ तो 50,000 के टुकड़े हो गए। तो ये जो टुकड़े हैं 50,000 शेयर बन गए। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए हो गई। जो एक शेयर है उसकी वैल्यू 100 रुपए, एक टुकड़े की वैल्यू 100 रुपए, उसे हम पार वैल्यू भी कहते हैं। तो कंपनी ने 50 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए इसके टुकड़े किए। एक टुकड़ा 100 रुपए का है तो 50,000 शेयर हो गए, हिस्से, शेयर मतलब हिस्से, और एक हिस्से की वैल्यू 100 रुपए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख रुपीस आएगा, विच इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब पब्लिक जब ये एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जो कि आपने 11th में भी पढ़ा था, अभी फिर पढ़ेंगे, पब्लिक से पैसा मांगने के लिए वो न्यूज़पेपर में प्रोस्पेक्टस देती है, इशू ऑनलाइन इशू करती है। तो पब्लिक तो चारों तरफ, जैसे हमारे देश में कोई कंपनी है, पब्लिक तो चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है, ये सारी पब्लिक है। सपोज हमारी कंपनी दिल्ली में सेटअप है, अब हमें पैसा चाहिए, हमने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस इशू करा, तो इंडिया में चारों तरफ पब्लिक है, जो देखेगा, जो जानता है, वो इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो वो अप्लाई करेगा कि मैं आपकी कंपनी के इतने शेयर चाहता हूँ। जैसे ये एक व्यक्ति है जिसने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, किसी ने 10 के लिए, किसी ने 20 के लिए, किसी ने 9 शेयर के लिए। तो जब ये लोग अप्लाई करते हैं और कंपनी इनको शेयर दे देती है, तो देने के लिए पैसा लेगी और इसके बदले में शेयर अलॉट करेगी। एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे चेक की तरह होता है, बड़ा सा सर्टिफिकेट इशू करती है, वो भी अब ऑनलाइन ही होने लग गया है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इस कंपनी में 50 लाख रुपए के अंदर ये सारे लोग हिस्सेदार या मालिक हैं, हिस्से के मालिक हैं, कुछ ना कुछ। हिस्सा मतलब शेयर, मालिक मतलब होल्डर, यानी ये सारे लोग कहलाएंगे शेयर होल्डर। ये है, इसका नाम ए है,
ए 50 शेयर्स का शेयर होल्डर है, कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 9 का, कोई 8 का, कोई 7 का। जिसके पास कंपनी के जितने शेयर्स हैं वो उतने शेयर का मालिकाना हक रखते हैं, शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, तो छोटे छोटे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है बट दे वांट टू डू बिजनेस, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि उनके पास जितना पैसा थोड़ा भी अगर अवेलेबल है वो किसी बड़े बिजनेस के शेयर्स खरीद कर उसमें इन्वेस्ट कर दे, और कंपनी के पास एक बल्क में अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। फिर कंपनी इस अमाउंट को बिजनेस में लगाती है और प्रॉफिट कमाती है, और उस प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स में, जैसे यहाँ 50 लाख है तो इसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उसको, कितने शेयर होल्डर हैं हमारे पास 50, तो जैसे आया कि एक शेयर के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसके पास 50 शेयर हैं, तो एक शेयर के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट है तो इसको 100 रुपया देंगे। 1 रुपए के हिसाब 2 रुपए के हिसाब से इसको 20 रुपए मिलेंगे, 2 रुपए के हिसाब से इसको 8 गुना 2 16 रुपए मिलेंगे। तो हम पर शेयर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं उसको उतने से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट उनको दे देते हैं। इस तरह से एक कंपनी रन करती है। बस अभी आपने सीखना ये है कि कंपनी खोली कैसे जाती है, कंपनी में पब्लिक से पैसा कैसे मंगाया जाता है, वो सारी डिटेल इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, ये एक बेसिक समझाने के लिए था आपको। अभी आपने पढ़ा डिफाइन कंपनी या कंपनी का मीनिंग, और इसको मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यस क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अभी हमने पढ़ा कि कंपनी एक काल्पनिक व्यक्ति की तरह काम करती है जिसका क्रिएशन, जिसका खुलना थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से है। दैट इज द कंपनीज एक्ट आइदर अंडर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ठीक है, कोई कंपनी तभी खुलती है जब वो रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये इसका फीचर हो गया कि हर कंपनी रजिस्टर्ड होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसका निर्माण होता है, तो वो क्या है, इनकॉर्पोरेशन जरूरी है उसके लिए, पहला फीचर। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। जब किसी बिजनेस का निर्माण एक काल्पनिक व्यक्ति के रूप में लॉ के अंडर हुआ तो उसका जो अस्तित्व है, अपना अस्तित्व है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कानूनी अस्तित्व है। ठीक है, वो एक अपने नाम से ही चीजें खरीदेगी, अपने नाम से चीजें बेचेगी, अपने नाम से एसेट्स लेगी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल, कानूनी एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, उसके शेयर होल्डर से अलग अस्तित्व रखती है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी कभी लॉसेस में जाती है, घाटे होते हैं, तो उसके जो मालिक हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं, उनका उसमें कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि कानून की नजर में भी ओनर्स, शेयर होल्डर्स अलग हैं और बिजनेस अलग व्यक्ति है। जबकि हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के अंदर और सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे आर हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटर का ओनर हो या पार्टनरशिप के पार्टनर्स हो, दे डोंट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगली वो अलग नहीं माने जाते हैं। कंपनी घाटा फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लॉसेस होंगे तो उसको उनके मालिक ही पे करते हैं, बियर करते हैं लॉसेस को। लेकिन इसमें कानून के हिसाब से भी ये सेपरेट एंटिटी रखता है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेपरेट एंटिटी रखता है। यानी कंपनी के अंदर जो एंट्रीज की जाती हैं वो कंपनी को एक काल्पनिक व्यक्ति समझकर उसके हिसाब से की जाती हैं। पहला फीचर है हमारा रजिस्ट्रेशन, दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। अब जब हमने इसको एक कानूनी अलग व्यक्ति बना दिया तो इसका मतलब ये एक व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस एक्ट में रजिस्ट्रेशन होते ही ये सोचो कि कंपनी पैदा हो गई एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में,
और कानून की नजर में अच्छा बुरा जो भी होगा वो उस कंपनी के साथ होगा, उसके साथ जुड़े शेयर होल्डर्स के साथ नहीं होगा, वो लायबल नहीं होंगे। इन द आईज ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कानून की नजर में ये काल्पनिक व्यक्ति है जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी, जैसे रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगी रिलायंस कंपनी के नाम से। एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध कर सकती है। कंडक्ट बिजनेस कर सकती है। सू और बी सूट, दावा कर सकती है और इस पर भी दावा किया जा सकता है फॉर इट्स उधारी, डेब्ट्स एंड एक्शंस। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होगी तो कोई अगर चाहे तो इस कंपनी पर दावा मतलब कोर्ट में केस कर सकता है, कैन बी सू एंड बी सूड, और ये भी दूसरों पर दावा कर सकती है एक आम व्यक्ति की तरह आर्टिफिशियल पर्सन होते हुए। कंपनी एक इनकॉर्पोरेशन फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड नेक्स्ट आता है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस, शाश्वत अस्तित्व, क्योंकि इस कंपनी का निर्माण लॉ के अंदर हुआ है तो जब तक लॉ इसको बंद करने का ऑर्डर नहीं करेगा, कानून के हिसाब से इसको बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये फर्म बंद नहीं होती है। इट मीन्स ये फर्म लगातार चलती रहती है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने 11th में भी बताया था कि एक बार एक कंपनी की मीटिंग चल रही थी जिसके अंदर उसके सभी एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स बैठे थे। ठीक है, सभी लोग थे, सभी लोग एक बम ब्लास्ट में मारे गए, सब मर गए, लेकिन कंपनी फिर भी जीवित रही। कंपनी का नाम जो था वो नहीं मरा, क्योंकि उसका निर्माण एक लॉ के अंडर हुआ था। तो कंपनी कभी नहीं मरती है, उसका शाश्वत अस्तित्व होता है। अ कंपनी हैज अ शाश्वत अस्तित्व, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड। इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो जिंदा रहना है, वो अफेक्ट नहीं होता है बाय द डेथ, लूनेसी, अपंगता, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। इनके कुछ भी होने से इसका कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता है। द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड। कोई कंपनी तब खत्म होती है ओनली बाय वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, जब उसको बंद किया जाता है कानूनी की तरह से, कानूनी तरीके से। क्योंकि जब उसका निर्माण कानूनी तरीके से हुआ है तो उसको बंद भी कानूनी तरीके से ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जब किसी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी में कभी डेब्ट्स ज्यादा होने पर, उधारी ज्यादा होने पर उसके शेयर होल्डर्स को नहीं पकड़ा सकते। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। ठीक है, जैसे कि पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनरशिप के अंदर तो अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी टेक ओवर किया जा सकता है। ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप में उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। लेकिन कंपनी के अंदर लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स। कहां तक लिमिटेड है, उनकी शेयर की वैल्यू तक। वो कैसे, जैसे एक शेयर मैंने रिलायंस का खरीदा 100 रुपए का, अभी मैंने उस शेयर को खरीदने में केवल 80 रुपए दिया है या 60 रुपए दिया है, तो मेरी लायबिलिटी मेरे शेयर की वैल्यू तक है। यानी बाकी के, अगर मैंने 80 दिया है तो बाकी के 20 ही कंपनी मुझसे ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं ले सकती। लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम or amount guaranteed to be paid are at the time of winding up in the case of companies limited by guarantee। अब ये सारी डिटेल अभी हमने टाइप्स में पढ़नी है। अगर कंपनी कई तरह की होती है, गारंटी बाय के अंदर अलग अलग तरीके हैं, वो हम सारी डिटेल उसमें मैं आपको समझाऊंगी। However, in case of companies incorporated with unlimited liability of members is unlimited। हाँ, अगर जब कंपनी ने सीधा शेयर इशू करते समय बता दिया कि लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, केवल उसी सिचुएशन में अनलिमिटेड होती है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनलिमिटेड लायबिलिटी के नाम से किया गया है। आपने देखा होगा ज्यादातर कंपनीज के नाम के पीछे एलटीडी लिखा होता है, लिमिटेड, है ना। इट मीन्स क्या है, वो लिमिटेड कंपनी है।
नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स का ट्रांसफर करना। अब इसको पहले समझो। सपोज मेरे पास रिलायंस कंपनी के 10 शेयर्स हैं, मैं चाहती हूँ इन शेयर्स को किसी को बेच दूं, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बेच सकती हूँ। किसी को देना चाहती हूँ तो दे सकती हूँ, ट्रांसफर कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है, इसके लिए मुझे कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है। बट एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अगर कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इवन अपने बच्चों को, बेटे को भी नहीं दे सकता, अगर वो देना चाहता है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर की सहमति से, या इट मस्ट बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, तभी वो कर सकता है। बट कंपनी के केस में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उसमें शेयर्स आराम से ट्रांसफर किए जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो शेयर्स पब्लिक को इशू ही नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें इसकी जब हम प्राइवेट कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो रेगुलेटेड हैं, आर्टिकल्स कंपनी की अंतर्नियमावली नियमों के अनुसार होते हैं। और दूसरी बात, आपने 11th में भी पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू देयर शेयर्स टू द पब्लिक। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑनरशिप। अब इसमें इतनी सारी पब्लिक ने पैसा लगाया है तो बिजनेस को चलाएगा कौन? तो बिजनेस को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट टीम होती है जो कि अलग है, सेपरेट है ऑनर से, शेयर होल्डर से। अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स, यानी सारे शेयर होल्डर्स के द्वारा नहीं चलाई जाती है, बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ चुने हुए उत्तरदायियों के द्वारा, जिन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं। दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। तो किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट होती है। मैनेजमेंट क्या है वो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ ही रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है कॉमन सील, यानी इसकी मोहर, स्टैम्प। अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। इफ इट हैज अ कॉमन सील इट इज अफिक्स्ड टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। अब हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लीगली कोई पेपर डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाना चाहते हैं तो उसकी मोहर का होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर, उस स्टैम्प के ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है उस कंपनी के बारे में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। बेटा बाय चांस ये नीचे नहीं कर पाई तो आप इसको देख लीजिएगा बुक सेव करके। ठीक है, थैंक यू बेटा।